बांग्लादेश अब गीदड़ भभकी पर उतर आया है। वो हिंदुस्तान पर कब्जे के सपने देख रहा है। हालांकि उसके सपने को टूटने में ज्यादा देर नहीं लगी। उधर अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की नाक में दम कर रखा है। वो बेहद तेजी से बांग्लादेश के अंदर घुस रही है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या बांग्लादेश में फिर तख्ता पलट होने वाला है। बांग्लादेश बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है। चीन से J-10C फाइटर जेट खरीदने का दंभ भर रहा है। पाकिस्तान के साथ परमाणु समझौते की वकालत कर रहा है और इसके दम पर हिंदुस्तान को आंख दिखा रहा है। हिंदुस्तान पर कब्जे की गीदड़ भभकी दे रहा है। लेकिन यही बांग्लादेश म्यांमार के एक विद्रोही गुट से अपनी जमीन की सुरक्षा नहीं कर पा रहा, उसके सामने सरेंडर कर रहा है। म्यांमार का विद्रोही गुट अराकान बांग्लादेश की नाक में दम कर रहा है। बांग्लादेश तो केवल भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है, लेकिन अराकान हकीकत में बांग्लादेश के इलाकों पर कब्जा कर रहा है। यूनुस सरकार को उसकी हैसियत दिखा रहा है। अराकान आर्मी ने बांग्लादेश को कैसे धूल चटा रखी है, बांग्लादेश के किन किन इलाकों पर कब्जा कर चुकी है और क्या ये भारत के लिए भी खतरे की घंटी है, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कैसे बांग्लादेश के कुछ नेता हिंदुस्तान को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। इस शख्स का नाम महफूज आलम है, जो इस वक्त बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के सलाहकार के रूप में काम कर रहा है। महफूज आलम के विजय दिवस के मौके पर भारत के खिलाफ एक ट्वीट ने विवाद खड़ा कर दिया। इसने विजय दिवस के मौके पर सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट डाला। इस पोस्ट में महफूज आलम ने पूर्वोत्तर और उत्तरी भारत में सांस्कृतिक असंतोष को भड़काने की नाकाम कोशिश की। इसके साथ ही इसने एक विवादित नक्शा भी जारी किया, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया। हालांकि भारत पर कब्जा करने का सपना देख रहे महफूज आलम को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो गया और कुछ ही घंटे बाद इसने चुपचाप अपने पोस्ट को हटा दिया। अराकान आर्मी में महज 12,000 लड़ाके हैं। अराकान आर्मी के पास जो कि एक आतंकवादी ग्रुप है, उनके पास अपनी कोई एयरफोर्स नहीं है, महज 1 या 2 ड्रोन हैं। उनके पास अपनी कोई नेवी नहीं है, उनके पास कोई 6 या 12 नावें हैं। ऐसे में अराकान आर्मी अगर बांग्लादेश की आर्मी या नेवी या एयरफोर्स के साथ युद्ध करती है तो बांग्लादेश की आर्मी नेवी एयरफोर्स बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और अराकान आर्मी बांग्लादेश की फौज के सामने आमने सामने के युद्ध में टिक नहीं पाएगी। बांग्लादेश हिंदुस्तान पर कब्जे के हसीन सपने देख रहा है, लेकिन खुद अपनी जमीन नहीं बचा पा रहा। अराकान आर्मी को पीछे नहीं खदेड़ पा रहा। म्यांमार ने हाल ही में 270 किलोमीटर लंबे म्यांमार बांग्लादेश सीमा पर नियंत्रण खो दिया है। अब इस इलाके पर अराकान आर्मी का कब्जा है, जो म्यांमार के सबसे शक्तिशाली विद्रोही गुटों में से एक है। अराकान आर्मी ने म्यांमार ही नहीं, बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाकों में भी अपना प्रभाव बढ़ा लिया है, जिससे बांग्लादेश सेना के साथ टकराव की संभावना लगातार बन रही है। म्यांमार की उग्रवादी अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के टेकनॉफ इलाके के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। ये इलाका न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों और बांग्लादेश के प्रसिद्ध सेंट मार्टिन आइलैंड के करीब होने के कारण भी संवेदनशील माना जाता है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश से सटे शहर माउंग दाव पर कब्जा करने का दावा अराकान आर्मी पहले ही कर चुकी है। जहां तक बांग्लादेश की सरकार की बात है, वह एक अंतरिम सरकार है और मोहम्मद यूनुस जो हैं वो किसी तरह से आर्मी और पुलिस की मदद से बांग्लादेश का जो आंतरिक प्रशासन है उसको चला रहे हैं। ऐसे में अराकान आर्मी अगर बांग्लादेश के एक हिस्से पर जैसे कि कॉक्स बाजार हो गया, चट्टग्राम हो गया, उस पर हमला कर दें तो बांग्लादेश की फौज को कुछ तो दिक्कत होगी। लेकिन अराकान आर्मी किसी भी तरह से बांग्लादेश की फौज को हराने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश की एयरफोर्स बहुत ही मजबूत है अराकान आर्मी के तुलना में। बांग्लादेश की नेवी भी बहुत मजबूत है अराकान आर्मी के जो नेवल एसेट्स हैं उनके मुकाबले में। क्या अराकान आर्मी बांग्लादेश पर कर सकती है कब्जा? बांग्लादेश के लिए कितना बड़ा खतरा है अराकान आर्मी? लेकिन यहाँ एक सवाल ये है, क्या अराकान आर्मी से भारत को भी खतरा है? अगर हाँ, तो भारत इससे कैसे निपटने वाला है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है, म्यांमार के रखाइन प्रांत में सितवे पोर्ट हो,
जो भारत निर्मित है। सिदवे पोर्ट भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बंगाल की खाड़ी और म्यांमार के रास्ते बाकी देश से जोड़ने वाली कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है। फिलहाल म्यांमार के जुंटा ने अब तक सिदवे पोर्ट और अन्य रणनीतिक इलाकों पर नियंत्रण बनाए रखा है, लेकिन अराकान आर्मी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत इस क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा के लिए कदम उठा रहा है। उन्होंने बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड पर कब्जा कर लिया है, तो ये वहां पर अपना एक इंडिपेंडेंट यानी आजाद मुल्क बनाना चाहते हैं। इनकी ताकत इतनी नहीं है कि वो बांग्लादेश से होते हुए भारत की तरफ या समुद्री सीमा से होते हुए भारत की तरफ बढ़ें। मतलब साफ है, मोहम्मद यूनुस और उसके सिपहसालारों से अपना घर नहीं संभाला जा रहा। वो अराकान आर्मी को रोक नहीं पा रहे, लेकिन जागती आंखों से हिंदुस्तान पर कब्जे के सपने देख रहे हैं। बांग्लादेश को समझ लेना चाहिए और उसे आज नहीं तो कल हिंदुस्तान के सामने मदद के हाथ फैलाने ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर जी, आपसे समझना चाहेंगे अराकान आर्मी को लेकर एक तरफ जो कयास लग रहे हैं कि क्या बांग्लादेश में अराकान आर्मी कब्जा कर लेगी, क्या वहां पर सरकार का तख्ता पलट हो जाएगा। आप किस तरह का खतरा बांग्लादेश में देख पा रहे हैं अराकान आर्मी को लेकर, अगर बात करें तो? नमस्कार और तहे दिल से धन्यवाद। ये अराकान आर्मी जो है ये पहली बार इस किस्म की एडवांस और जो कैप्चर है उसका कोंगडो पोस्ट को, जो आखिरी बॉर्डर पोस्ट है बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में, उन्होंने कैप्चर किया है। और सेंट मार्टिन आइलैंड का आपके जो प्रीवियस एंकर है तो उनका कहने के मुताबिक वो भी कैप्चर कर लिया है जी। तो इसका मतलब मैं काफी हद तक सहमत हूँ जो ग्रुप कैप्टन देवनाथ साहब ने बताया है। इनके पास एयरफोर्स कैपेबिलिटी नहीं है, एयर डिफेंस की कैपेबिलिटी लिमिटेड है और नेवल कैपेबिलिटी नहीं है। एंड जो ग्राउंड फोर्सेस हैं ये रैग टैग तो नहीं कह सकते हैं, काफी ये बैटल हार्डेंड है, बहुत तजुर्बा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात हमें ये समझना पड़ेगा और उसको दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये अराकान आर्मी जगह जगह आपको अलग अलग मीडिया में अलग अलग इनपुट मिलेंगे, लेकिन मेरा रिसर्च एक स्टूडेंट ऑफ जियो पॉलिटिक्स होने के नाते ये चाइना यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी को ये सपोर्ट में काम करता है। ये काफी जगह आपको मिलेगा ये उनकी विपक्ष में काम करते हैं। और साथ ही ये भी आपको समझना पड़ेगा कि ये जो रखाइन प्रोविंस में टोटल 17 सिटीज थे, 17 सिटीज में से 11 इन्होंने कैप्चर कर लिया है। हाँ। ये आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। और तीसरा चीज आपको ये देखना पड़ेगा, बांग्लादेश जाने से पहले हिंदुस्तान का जो इंटरेस्ट है, हमारा कालादान प्रोजेक्ट के बारे में जो आपके एंकर अभी कवर किए थे, कालादान प्रोजेक्ट आपका हुगली या कोलकाता से स्टार्ट होके 539 किलोमीटर मैरीटाइम बाउंड्री के साथ बे बंगाल के साथ जाता है सितवे पोर्ट। सितवे पोर्ट 100% कंप्लीट हो गया है। सितवे पोर्ट से आप पलेटवा एक जगह जाते हैं, ये करीब करीब 100 किलोमीटर है, ये नदी है कालादान नदी में, वो ड्रेजिंग कंप्लीट हो गया है। और ये पलेटवा पोर्ट से लेके आप एक जगह का नाम है दोरीविनी ये मिजोरम के बॉर्डर के साथ है। ये करीब करीब 60 किलोमीटर डिस्टेंस है, इसके ऊपर रोड बनना है, नहीं बना है। दोरीविनी से लेके सीधा आइजोल तक ये है 100 किलोमीटर, ये कंप्लीट हो गया है। तो पूरा कालादान प्रोजेक्ट अगर देखते हैं इसमें बहुत पैसा खर्चा किया भारत ने और हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए कोशिश किया। लेकिन ये आप मान के चलिए आज के दिन में जितने सारे 26 ग्रुप है अलग अलग, ये जो उनका जो एथनिक ग्रुप्स है, मिलिटेंट या टेररिस्ट या इंसर्जेंट जो भी बोलते हैं, 26 अलग अलग ग्रुप अलग अलग एरिया के हैं। जब ये एक टारगेट, इनका भेदभाव कब होगा, चेंज होगा, कुछ कह नहीं सकते हैं। ये जहां पे भी जा रहे हैं ये पोटेंशियल टारगेट बन जाते हैं। तातमदो है मिलिट्री जोन का, मिलिट्री जोन के पास एयरफोर्स है। ये जहां जहां ग्राउंड फोर्सेस जा रहे हैं ये भविष्य में ये एक पोटेंशियल एरियल टारगेट बन सकते हैं। कालादान प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा खतरनाक टारगेट बन सकता है अगर हम इसको काबू में नहीं लेंगे। ना आ जाइए बांग्लादेश, कहां तक काबिलियत है मेरे अंदाज से। ये जो कंगदो पोस्ट बता रहा हूं आपको, यहां से लेके चित्तगोंग पोर्ट, चित्तगोंग में पॉपुलेशन का अगर परसेंटेज आप देखेंगे, यहाँ पे आपको अलग अलग किस्म, क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदूज भी हैं, आपको बुद्धिस्ट मिलेंगे
और ये जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, और चित्तगंग पोर्ट इज द मेजर मदर पोर्ट आज के दिन में बांग्लादेश। ये ज्यादा दूर नहीं है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर जाएंगे 27 किलोमीटर क्रो फ्लाइट डिस्टेंस, लंबा घूम घाम के जाएंगे। लेकिन ठीक है सुधाकर जी, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे और मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि अगर भारत के लिए भी कोई खतरा है तो भारत अपने हित कैसे साध सकता है। लेकिन उससे पहले जरा एक रिपोर्ट के जरिए हम ये भी समझते हैं कि अराकान आर्मी में करीब 30,000 लड़ाके हैं। इनके पास अत्याधुनिक हथियार मौजूद हैं। चीन पर इस विद्रोही गुट की फंडिंग को लेकर अक्सर उंगली उठती है। जुलाई 2020 में थाई सेना ने म्यांमार और थाईलैंड की सीमा से लगे माई ताओ जिले से 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के चीनी हथियारों का एक बड़ा स्टॉक जब्त किया था। कहा जाता है कि ये हथियार अराकान आर्मी के लिए थे। नवंबर 2019 में अराकान आर्मी से चीनी निर्मित हथियारों का एक बड़ा स्टॉक जब्त किया गया था, जिसमें FN-6 एंटी एयरक्राफ्ट गन, RPG और लगभग 40,000 राउंड गोला बारूद शामिल थे। तो अराकान आर्मी कितनी मजबूत है, कितनी ताकतवर है, कैसे चीन इसे सपोर्ट करता रहा है, हथियारों का जखीरा कहां से मिला और कैसे ये आगे बढ़ रहा है, ये हमने आपको बताया। सूत्रों के अनुसार म्यांमार की अराकान आर्मी, जो कि एक प्राइवेट आतंकवादी संगठन है, उसने बांग्लादेश के तकनाफ रीजन पर कब्जा कर लिया है। और तो और बांग्लादेश का जो सेंट मार्टिन आइलैंड है, जो कि बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा पर है, बे ऑफ बंगाल पर, उस पर भी कब्जा कर लिया है। अगर ऐसी रिपोर्ट्स में कुछ भी सत्यता है तो ये आने वाले दिनों में बांग्लादेश की जो सरकार है उसके ऊपर बहुत बड़ा बोझ बनने वाली है, क्योंकि फिलहाल बांग्लादेश जो है एक अनस्टेबल कंट्री है। अंतरिम सरकार अभी तक अपनी आर्मी और पुलिस को और दंगाइयों को कंट्रोल में नहीं ला पाई है। ऐसे में अगर सेंट मार्टिन आइलैंड अराकान आर्मी के कंट्रोल में चला गया है तो बांग्लादेश की आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के लिए उसे अराकान आर्मी से आज़ाद कराना एक टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से सेंट मार्टिन आइलैंड अगर अराकान आर्मी के कब्जे में चला गया है तो क्या बांग्लादेश को तो इससे खतरा है ही और बांग्लादेश के लिए चुनौतियां भी हैं, लेकिन अगर हम दोनों देशों की सेनाओं का कंपेयर करते हैं तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश बहुत मजबूत है अपनी आर्मी में भी, अपने नेवल बेस पे भी। लेकिन क्या इससे भारत को कोई नुकसान हो सकता है, और अगर भारत को नुकसान हो सकता है तो भारत कैसे अपने हित साधे? ये सवाल मेरे को पूछ रहे हैं जी, आप? जी जी जी। अच्छा, देखिए, पहले हमें ज्योग्राफी समझना पड़ेगा। सेंट मार्टिन आइलैंड कहाँ पे है, चित्तगोंग का जो पोर्ट है कितना दूरी पे है, उसका जो कॉम्पोजिशन है उसको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। चित्तगोंग ट्रैक जो है ये बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज है। मोटे तौर पे मैं ये कहूँगा जरूर भारत के ऊपर असर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? नंबर एक, कालाधन प्रोजेक्ट आपको मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। जहां जहां अराकान, देखिए इनका जो अलाइनमेंट है ये शिफ्ट होते रहता है। आज के दिन में चाइना सपोर्ट, जैसा आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। थाईलैंड के बॉर्डर से उनके पास हथियार आज भी आ रहा है जी। रूली एक जगह है, ये क्रॉस म्यांमार, और रूली ये है कौन सा प्रोविंस में भूल रहा हूँ, यानो जो प्रोविंस है वो सिचुआन प्रोविंस का रूली एक मार्केट प्लेस है जहां से उनका बेगर लाइसेंस ऑलमोस्ट काफी कंसेशनल प्राइसेस पे स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट वहां से खरीदा जाता है और यहाँ पे आते हैं। सो बेसिकली 3 किस्म के थ्रेट हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। नंबर एक, ये जो प्रोविंस है, आप जो रखाइने बारे में बता रहे हैं, या जो आरक्षण का जो डोमिनेंस है, 17 सिटीज को 17 में से 11 कैप्चर हो गया लेटेस्ट खबर के मुताबिक। ये इसका एक कॉमन बॉर्डर है मिजोरम और उसका मणिपुर के साथ। मिजोरम के साथ इफ आई रिमेंबर इज अराउंड 500 किलोमीटर्स, और मणिपुर के साथ ये करीब है 398-400 किलोमीटर करीब है। ये कॉमन बॉर्डर की वजह से ये एक थ्रेट रहता है, क्योंकि फेंसिंग नहीं हुई है। ये स्पिल ओवर इफेक्ट हो सकता है या हमारे तरफ वो अटैक भी कर सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर में हमारे ट्रूप्स नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, बांग्लादेश के ऊपर जो एक्शन होता है
इस एक्शन की वजह से रीजनल इंस्टेबिलिटी ये बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? आज के दिन में बांग्लादेश का रेडिकलाइजेशन काफी ठीक है। पीक पीरियड, रेडिकलाइजेशन की वजह से ये जो चिटागोंग ट्रैक्ट, चिटागोंग पोर्ट, ठीक है उसका सुधाकर जी, economic